के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रीय राजमार्ग में खराब गुणवत्ता के मामले में मुख्यमंत्री नाराज, कहा सड़क निर्माण की घटिया गुणवत्ता पर नेशनल हाईवे अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड एसटीएफ संग मिल पुलिस ने प्रदेश में नकल माफिया गिरोह का किया भंडाफोड़, हाकम सिंह साथी संग गिरफ्तार। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस, स्टिंग मामले में फिर तलब हुए पूर्व सीएम विधायकों की खरीद फरोख्त का है मामला। और उत्तराखंड आपदा पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। यूपीसीएल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर कहा कि आपदा में बिजली जाए तो 1912 नंबर मिलाएं। और उत्तराखंड में स्कूलों की टाइमिंग में हुआ बदलाव, अब आधा घंटा ज्यादा पढ़ाई जाएगी क्लासेस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत दून मेडिकल कॉलेज द्वारा कई जिलों में मनाया जा रहा है स्वास्थ्य पखवाड़ा, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 17 सितंबर से शुरू हो गया है और 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत देहरादून सहित टिहरी व उत्तरकाशी जिलों में भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो कि निःशुल्क रहेगा। और इन शिविरों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना है। शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीजों की जांच और आवश्यक सुझाव भी दिए जाएंगे। पखवाड़े के तहत ये मोदी जी का कार्यक्रम था, तो 17 तारीख से हमें 2 तारीख तक कैंप लगाने हैं। 17 को जैसे आपको पता ही होगा कि दून मेडिकल कॉलेज के परिसर में ऑडिटोरियम में हमने काफ़ी बड़ा कैंप लगाया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी और हमारे स्वास्थ्य सचिव और डायरेक्टर साहब, ये सब लोग आए थे इसमें। और इसमें महानिदेशक जो है स्वास्थ्य से डॉक्टर सुनीता टामटा भी थी। और इसमें काफ़ी मरीज आए, तो इसमें अगर आपने देखा होगा कि हम लोग निक्षय मित्र में उन लोग को भी हमने जो हर महीने का लगभग 1000 रुपये का सामान दिया जाता है, उसमें दाल, रोटी, आटा और सोयाबीन की बड़ी, ये सब सामान उसमें दिया जाता है, तो वो सब सामान उनको दिया गया। तो उसमें गवर्नर साहब भी आए थे, तो गवर्नर साहब के हाथ और सीएम साहब के हाथ और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको दिया। उसके बाद आपने ये भी देखा कि हमने व्हील चेयर्स और जो वॉकर्स भी हमने बुजुर्ग लोगों को बांटे हैं। पूरे राज्य में आज उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में भर्ती को लेकर के परीक्षा आयोजित की जा रही है। कल पुलिस ने कुछ नकल माफियाओं को भी गिरफ्तार किया। ऐसे में आज होने जा रही परीक्षा को लेकर के परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हल्द्वानी के ठंडी सड़क स्थित गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम विवेक राय ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य चीजों को भी बारीकी से देखा। एडीएम ने बताया कि पूरे जनपद के अंदर 23,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। हल्द्वानी में 44 परीक्षा केंद्र, कालाडूंगी में 3 और रामनगर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी छात्र और छात्राएं परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। पुलिस द्वारा उनकी सख्ती से चेकिंग की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जैमर लगाने से लेकर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। आज SSSC का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। 11 से लेकर 1 के बीच में एग्ज़ाम चल रहा है। पिछले हफ्ते भर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सबकी गहन जो है एक बैठक करके उनको निर्देश दिए गए, केंद्र अध्यक्षों को निर्देश दिए गए और लंबे समय से हमारा आयोग भी तैयारियाँ कर रहा था। सभी हमारे जिलाधिकारी महोदयान और SSP साहिबान भी सक्रिय रहे। उसका परिणाम रहा कि राज्य स्तर पर कुछ धरपकड़ भी हुई है और अत्यधिक सक्रियता के साथ हम लोग जो है बच्चों को भी चेक करके एग्ज़ाम में भेजे हैं और शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण एग्ज़ाम कराने के हम सारे प्रयास हम लोगों ने किया है। 46 सेंटर हल्द्वानी में, 3 कालाडूंगी में और 8 रामनगर में, कुल 57 सेंटरों पर शांतिपूर्ण परीक्षा चल रही है। और खबर बागेश्वर से, जहां लंबे वक्त से संपूर्ण खनन बंद होने से काफली गैर तहसील स्थित अल्मोड़ा
मैग्नीसाइट फैक्ट्री झिरौली के कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और जल्द वेतन नहीं मिलने पर 15 दिन बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं अल्मोड़ा मैग्नीसाइट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष चंदन सिंह रौतेला ने कहा कि फैक्ट्री के सहारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र की 3000 से अधिक लोगों की रोजी रोटी चलती है। वेतन नहीं मिलने से सभी को परिवार के भरण पोषण, बच्चों की स्कूल फीस, बैंक लोन की किस्त आदि चुकाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर हैं। जिस प्रकार से पूरे बागेश्वर जनपद के अंदर खनन पर प्रतिबंधित है और इस कारण से मैग्नीसाइट के जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं वो भी अफेक्टिव हुए हैं। और चूँकि वो मासिक वेतन पर रहते हैं, कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिल पाया है। कारण क्या है कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो उनके पास उत्पादन नहीं है। अभी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं भी अपने स्तर से बात करके किसी प्रकार से अल्मोड़ा मैग्नीसाइट का काम चले और लोगों को इस बेरोजगारी के समय में रोजगार उपलब्ध हो। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी ऑनरी नायस्कुदार फतेह सिंह करायत। मैं अपने को गर्व समझता हूं। मैं फौज से रिटायर होने के बाद जनता की सेवा में आया और उन माँ बहनों के पास गया और आज मैं सौभाग्य से सोचता हूं क्षेत्र पंचायत बना हूं। मुझे गर्व है क्षेत्र पंचायत बनने के। जब मैं उन माँ बहनों के उस क्षेत्र मैग्नीसाइट झिरौली जो है मेरे ही क्षेत्र के अंदर आता है, हमारे क्षेत्र के अंदर आता है। कभी कभी मुझे इतना दुख होता है कि उन माँ, उन बहनें, वो बुजुर्ग और वो बच्चे, उनका आज ये स्थिति आ चुकी है हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि भुखमरी का तगार पे आ गई है। वो बच्चे ऐसे देख रहे हैं। देखिए, हमारा बागेश्वर जनपद का एकमात्र उद्योग अल्मोड़ा मैग्नीसाइट झिरौली की जो हमारी माइन है वो लंबे समय से, लगभग जनवरी से अभी तक वो बंद पड़ी है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके सामने इस समय रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में जो विकास के कार्य होते थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो दुकान से जुड़ा हो, सबके पेट में लात पड़ी है। और ये जो है सरकार का अपना शेयर का भी इस कंपनी के साथ में है। ऐसी स्थिति में हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई आज खुलेगा, कल खुलेगा करके, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक ये फैक्ट्री नहीं खुली है। जनवरी से अल्मोड़ा मैग्नीसाइट खदान फैक्ट्री पूरी बंद कर दी गई चारों उससे। तो आज हमें 8 महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सारे बच्चे वीरान हो गए। बाहर से बच्चे कॉलेज में जो बाहर कोर्स करने गए उनको घर बुलाना पड़ गया है और रोजी रोटी का संकट आ गया भारी। और कोई ऐसे सूझबूझ नहीं कि हम क्या करें, अब हम आगे को कहाँ जाएं, किससे गुहार करें। इसके स्थानीय विधायक जी को हमने पत्र लिख के दिया है और सांसद जी को पत्र लिख के दिया है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के दिया है, भारतीय मजदूर संघ BMS के उनको भी हमने पत्र लिख के दिया है। हम तो ट्रेड यूनियन से हैं, भारतीय मजदूर। और कालाडूंगी से बुराश किसान उत्पादन संगठन FPO कोटाबाग की 5वीं वार्षिक साधारण सभा AGM कोटाबाग में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता APFO के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवीन चंद्र जोशी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि विधायक बंशीधर भगत ने किसान भाइयों को संबोधित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख कोटबाग मनीषा जंतवाल व ब्लॉक कोटवाड़ के खंड विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बुराश FPO निदेशक देवेंद्र पुरी, आनंद, दिनेश चंद्र त्रिपाठी, उमापति उर्फ उमेश तिवारी के लेखाकार गोविंद सिंह बेस्ट, बेसिक CBRO हेमचंद बुढ़ला कोटी आदि ने किसानों को नई योजनाओं के बारे में और आय बढ़ाने की योजनाओं के बारे में बताया है। ये नवीन जोशी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बुराश फार्मर के नाम से एक समिति गठित है जो जैविक उत्पाद करती है और उनके बहुत से सहयोगी हैं, उनके बहुत से पार्टनर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आटा बना रहे हैं, जाम जेली बना रहे हैं, सारे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब नौकरियां उतनी हैं नहीं, तो स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं
तो मैं समझता हूँ स्वरोजगार को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। कोटा बाग रमणीक क्षेत्र भी है और औद्योगिक क्षेत्र भी बनने जा रहा है। सब लोग उद्योग से जुड़ें, सब लोग इस कामों को करें। 2025 हमारा बुरांस फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का वार्षिक लेखा जोखा दिवस था, जिसमें मुझे हर्ष है कि हम विगत 4 सालों से मेहनत करते हुए इस वर्ष लाभांश में पहुँचे हैं। मेरे साथ मेरे क्षेत्र की सम्मानित कृषक, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, वो सम्मिलित हैं और 560 किसान हमारे साथ शेयर होल्डर हैं, यानी कि वो इस कंपनी के खुद मालिक हैं। यह योजना उन 10,000 FPO में से है जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में घोषणा की थी। और इसी के साथ ही देहरादून में शारदीय नवरात्र और रामलीला आयोजनों को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर भर में जगह जगह होने वाली रामलीलाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रामलीला स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के रूट डायवर्जन और पार्किंग प्लान भी लागू किए गए हैं। पुलिस ने आयोजकों से अपील की कि वे CCTV कैमरे, वॉलंटियर और पर्याप्त रोशनी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। वहीं खुफिया विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। देहरादून पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल में धार्मिक आयोजन कराना उनकी प्राथमिकता है। खासकर जितने भी धार्मिक पर्व होते हैं, इसमें हर जगह खासकर दशहरा और दिवाली के समय देखा जाता है कि रामलीला का मंचन भी होता है और बहुत सारी शोभा यात्राएं भी इसमें निकाली जाती है। इसको देखते हुए जो भी आयोजक होते हैं उनसे पहले ही वार्ता प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती है और खासकर अगर कोई मार्ग पर निकलना है, कोई रामलीला या कोई ऐसा धार्मिक जुलूस निकलना है, तो उसमें ट्रैफिक से भी पहले उसमें अनुमोदन लिया जाता है। तो जो भी व्यवस्था रहती है कि आमजन को भी असुविधा ना हो और जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो भी अच्छे से संपन्न हो जाए, इसको देखते हुए पहले ही एक मीटिंग आयोजक से ज़्यादा करना मैंडेटरी। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग को लेकर भी कुछ इसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि अगर कोई स्कूल की टाइमिंग है या कोई पीक टाइम है तो उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। खासकर ऐसे जहाँ रामलीला के मंचन होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं, वहाँ पुलिस बल साथ साथ PC बल को लगाया जाता है। और इसी के साथ ही साथ आपको बता रहे हैं, धर्मनगरी हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में आज पितृ पक्ष की अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालु पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए जुटने लगे और पितरों की आत्मा की शांति और परिवार की समृद्धि के उद्देश्य से हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि पितृपक्ष की अमावस्या का दिन पितरों की विदाई का अवसर होता है और इस दिन तिल, जल, पिंडदान और 16 प्रकार के मिष्ठान व भोजन का दान कर पितरों में क्षमा याचना की जाती है पितरों से। और यह विशेष दिन उन लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जिन्हें अपने पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं होती। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा पर पिंडदान और तर्पण किया। मान्यता है कि इस दिन किया गया श्राद्ध पूर्वजों को तृप्त करता है और उनका आशीर्वाद परिवार में सुख, समृद्धि, आरोग्य और संतान सुख लेकर आता है। विसर्जनीय अमावस्या होना और उसमें सूर्य ग्रहण होना अपने आप में एक अद्भुत घटना है, पर यह भारतीयों के लिए बड़ा अच्छा है कि ये अदृश्य भारत में है। उसका दुष्प्रभाव अलग अलग राशियों पे, राज पक्ष पे किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा, परंतु विदेश में जहाँ ये है उन लोगों के यहाँ राजभंग होना और अस्थिरता, अराजकता राज्यों में फैलना एक बड़ा सामान्य लक्षण आप पाएंगे। परंतु भारत में अपने पितरों को आनंद पूर्वक पितृ विसर्जनीय अमावस्या के दिन उनका मुंह मीठा कराकर, ब्राह्मण को भोजन कराकर 16 प्रकार की अलग अलग पत्ते, खीर, पूड़ी निकालकर या 16 मिठाई, 16 दीपक, 16 सिक्के रखकर या तो जल वाली जगह के नजदीक रखें, जल में विसर्जन करें, अन्यथा किसी पीपल वृक्ष के नीचे आदि रखकर अपने पितरों से कामना करें कि हे पितरों, इन 16 दिनों में हमसे अगर कोई गलती हुई हो उसको क्षमा करके हमारे पर कृपा करें। उनके आशीर्वाद से आपके परिवार में आनंद बढ़ेगा।
और सीधा चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर सेवा पखवाड़ा जो अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ही है, पेड़ पौधे तो उसी प्रकार से निर्जीव हैं जैसे पत्थर है, पहाड़ है। और इस भाव के साथ दुनिया के वैज्ञानिक, उनकी अपनी अवधारणा हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि भारत की ऋषि परंपरा हमेशा जीव की जो 4 प्रकार की श्रेणी बताता रहा है, उसमें स्थावर को भी वह उस श्रेणी में लेता था, यानी पेड़ पौधों को भी, वनस्पतियों को भी उस श्रेणी में वह लेता रहा है। उसको भी पहले से यह मान्यता रही है कि नहीं, उसमें भी प्राण है, उसमें भी संवेदना है, वह हमारे व्यवहार को समझता है। और उन्होंने वह प्रयोग दुनिया के लोगों को दिखाया करके किस रूप में? उन्होंने 2 पेड़ लगाए, एक समान परिस्थितियां दी, एक समान जलवायु, एक समान प्रकार की उन्हें उपजाऊ भूमि दी, खाद पानी दिया, एक समान प्रकार की परिस्थितियां उन सबके सामने प्रस्तुत किया। और दोनों को अपने आप प्रतिदिन जाते थे, दोनों पौधों पर वह बराबर समान रूप से पानी डालते थे, खाद पानी देते थे, सबको समान रूप से उन्हें सभी प्रकार की खुराक वगैरह जो भी लगती थी वो सब देते थे। लेकिन दोनों के प्रति उनका व्यवहार में भारी अंतर रहता था। एक पेड़ जिसके बारे में वो जाते थे उसको पुचकारते थे तो बड़ा हो जाएगा, फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, तेरी वंश में वृद्धि होगी, तेरा नाम होगा। और दूसरे के पास जाते थे, उसको दुत्कारते थे तो सूख जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा, तो ठूंठ हो जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा। एक समान नीति में बढ़े, एक समान प्रकार की सुविधाएं प्रदान होने के बावजूद व्यवहार का क्या अंतर होता है। जिसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने, फलने फूलने का आशीर्वाद देते, वह सचमुच एक दिन बड़ा हो गया, खूब फल फूलने लग गया। और जिसको दुत्कारते थे, एक दिन बड़ा तो हुआ लेकिन बाद फूट हो गया। आप सोचिए, जब स्थावर और जंगम वनस्पति के साथ पेड़ हो सकता है, उससे तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। किसी मनुष्य के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार कर दें, भारत की गुलामी का एक कारण यह भी रहा है। बंधुओं के साथ जो भेदभाव किया, जातीयता के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न किया, उसका दुष्परिणाम सैकड़ों वर्षों तक इस देश को भुगतना पड़ा, हम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन भेदभाव समाज ने किया, हमारा समाज विभाजित हुआ, लेकिन गुलामी की मानसिकता पूरे देश को झेलनी पड़ी। पूरा देश उसकी चपेट में आया। और गुलामी की मानसिकता क्या होती है? अपनापन भूल जाती है, अपना वैभव भूल जाती है, अपना गौरव भूल जाती है, अपने विरासत को विस्मृत कर देती है। यही तो भारत के साथ हुआ, यही भारत के साथ हुआ है। भारत के लोगों ने यह मान लिया कि जो भारत का है वह तो पिछड़े का प्रतीक है, जो भारत का है उसमें दम नहीं है। हम लोगों को मान लिया कि नहीं, संस्कृत की जगह इंग्लिश, भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों की जगह कोई विदेशी हीरो, भारत के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों की जगह कोई विदेशी ग्रंथ, भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की मौलिक कृति की जगह किसी विदेशी लेखक की कृति, और भारत की विरासत में प्राप्त हुई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की जगह विदेशी अच्छा है,
सर्वश्रेष्ठ है, ये भाव हर भारतीय के मन में भर दिया गया और गुलामी की इस मानसिकता में यह देश जीता रहा। याद करिए, आजादी की लड़ाई, ऐसा नहीं कि देश पे हमले होते थे भारत चुप रहता था, ऐसा कभी नहीं रहा, लेकिन एकता का भाव था। हर कालखंड में भारत ने प्रतिकार किया, लेकिन बटी हुई ताकत थी। वे हीरो आज भी हमारे बीच में मान्य रूप से हैं। हम महाराज सुहेलदेव की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इतिहास ने उनके नाम को गायब कर दिया। सुहेलदेव ने आज से 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता सालार मसूद को नाकों चने चबवा करके धूल दूषित कर दिया था और उसको वह मौत दी जो इस्लाम की दृष्टि से सबसे खराब और गंदी मानी जाती है। कहते हैं सालार मसूद को जिंदा पकड़ा था महाराज सुहेलदेव ने, लोहे के कढ़ाई पर खड़े करके जिंदा उसको जला दिया था और उसके 2 सिपाहियों से कहा था, जो उसके 2 सैनिक बचे थे, उनसे कहा था, जाओ अपने देश में बता देना कि गाजी को क्या सजा मिली है, वहां क्या सजा मिली है। आप सोचिए, 150 वर्षों तक भारत पर किसी विदेशी हमलावर ने हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि पृथ्वीराज चौहान ने शौर्य और पराक्रम न दिखाया हो, राणा सांगा और महाराणा प्रताप ने प्रभावी ढंग से देश की उस लड़ाई को आगे न बढ़ाया हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और सिख गुरुओं का योगदान या फिर अन्य कालखंड में लगातार ये चलता रहा, लेकिन भारत की आजादी और भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर के लड़ सके, इसमें सबसे पहली एकजुटता का प्रदर्शन किया था पूरे देश के अंदर स्वदेशी ने। पहले आर्य समाज के माध्यम से और फिर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगमन के बाद स्वदेशी ने एक नई हुंकार भरी थी और देखते ही देखते महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही कुछ ही दशकों में भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्र भारत का भाव क्या होना चाहिए, यह भारत तय नहीं कर पाया। और दुर्भाग्य भी था, जिन महापुरुषों को उस समय तय करना था वो एकाएक आजादी के ही समय के बाद चल बसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ प्रयास करते और समय चल बसे, और भी अन्य ऐसे तमाम महापुरुष थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के कुछ समय पहले ही वे पूरे परिदृश्य से गायब हो गए, उन्हें गायब कर दिया गया। ऐसे अनगिनत योद्धा थे जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे, भारतीय दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बनते हैं, प्रखर शिक्षाविद थे। भारत के पहले उद्योग और खाद्य मंत्री बने, लेकिन उस समय कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए, कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए उनको अपना बलिदान देना पड़ा था। वे सभी महापुरुष एक एक करके चलते बने और दुर्भाग्य से भारत की नींव जिन लोगों के हाथों में उसको सुदृढ़ करने का दायित्व था, उन्होंने सुदृढ़ करने की बजाय उसी गुलामी की मानसिकता का लेपन लगा करके भारत को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।